मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। तो हम लोग चार्ज के बारे में प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस पढ़ लिए, कैसे प्रोड्यूस करते हैं क्रिएट करते हैं वो पढ़ लिए, और कूलॉम्स लॉ पढ़ लिए, उसकी वैलिडिटी एप्लीकेशंस पढ़ लिए और कब तक एप्लीकेबल हुआ वो पढ़ लिए। और अब हम लोग उसके इस तरह के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, डिस्क्रीट चार्जेस जब रखे रहेंगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स कितना हुआ वो सब हम पढ़ रहे हैं। तो उसी सिलसिले में एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वाली भी बात कर लेते हैं, हालांकि बाद में तो और डिटेल में पढ़ेंगे ही, पर उसी तरह की बात कल पिछले वाले क्लास में पढ़े थे, इसलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मिल गया, आप लिख सकते हैं। आप पेन कॉपी उठाइए, जो नोट्स बनाते हैं पूरा हर क्लास का हर सब कुछ लिखना चाहिए। जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो आपके कॉपी में होना चाहिए, और जो मैं बोलता हूँ वो जितना हो सकता है आप अपने से लिखें, वीडियो को पॉज करके लिख ले चाहे जैसे भी। तो क्वेश्चन लिखिए कि a charge q is uniformly distributed on a ring of radius r. A charge capital Q is uniformly distributed. A charge capital Q is uniformly distributed on a ring of radius capital R. Capital R. If differential length dl is cut out from it, if differential length dl is cut out from it, then find electrostatic force on point charge q naught kept at center. Then find electrostatic force on point charge q naught kept at center of the ring. आप लोग लिख लिए होंगे, हाँ कि मैं भी लिख सकता था, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप लिखिए तेजी से और समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन वैसे लिखना कम महत्वपूर्ण है क्योंकि बात किताबों की नहीं हो रही है, मैं तो आपके सामने मौजूद हूं तो बता ही रहा हूं। अब ऐसे क्वेश्चन में इमेजिन करिए कि आप क्वेश्चन पढ़े और फोटो बना नहीं है, बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो देखते हैं। तो याद है मैं फिजिक्स में अक्सर इसकी बात करता हूं कि हम लोग फिजिक्स को अटेम्प्ट कैसे करें, फिजिक्स को जो प्लान करना है किसी क्वेश्चन को पर्टिकुलर, उसको करने के लिए हम क्या करें। पहला पॉइंट इसमें इस क्वेश्चन के लिए या किसी भी क्वेश्चन के लिए एक हम रिंग बनाएंगे। फोटो यदि क्वेश्चन में बना है बहुत बढ़िया, नहीं बना है तो हम बनाएंगे। बना लिए, कैपिटल क्यू लिख लिए, सेंटर पे क्यू नॉट रख दिए, और वो कह रहे हैं कि यहां से एक डीएल लेंथ यहां से काट के हटा दिया गया। दिस इज डीएल लेंथ इसमें से काट के हटा दिया गया। अच्छा, यदि ये नहीं हटाया गया होता तो इस पे कितना फोर्स होता? यहां वाला फोर्स इधर लगाता, यहां वाला इधर लगाता, यहां वाला इधर लगाता, यहां वाला इधर लगाता, डायमेट्रिकली अपोजिट एक दूसरे के फोर्स कैंसिल होते चले जाते हैं और नेट फोर्स 0 होता है। इसकी बात पहले हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि यहाँ पे तो ये वाला जो डायमेट्रिकली अपोजिट है, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा तो ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा तो ये वाला इधर लगाएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट वाले सब कैंसिल हो जाएंगे। अब ये यदि पूरा रिंग होता तो कैंसिल हो जाता। अब ये कहा जा रहा है कि डीएल लेंथ इसमें से काट लिया गया है और आपको बताना है कि अब इस पे फोर्स कितना है। तो डीएल काट के हटा दिया। इस डीएल को कहा गया डिफरेंशियल लेंथ।
इसकी जगह यूज कर सकते थे वेरी 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 स्मॉल लेंथ डीएल, इसकी जगह यूज कर सकते थे इनफाइनिटेसिमली स्मॉल लेंथ डीएल, है ना। और हो सकता है इन सबको यूज ना करते हुए केवल डीएल लेंथ भी कह देते और मान लीजिए मेंशन नहीं करते, तो डीएल अंडरस्टूड है कि डीएल लेंथ डिफरेंशियल लेंथ ही होता है। डी स्टैंड्स फॉर वेरी इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन लेंथ और डिफरेंशियल पार्ट ऑफ लेंथ। मैं आपको ये सब बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में कहीं पे इनफाइनिटेसिमली स्मॉल लिखा हो, वेरी वेरी स्मॉल लिखा हो। कई लोग तो इसीलिए इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं क्योंकि पहली बार वो डीएल देखते हैं। हम लोग को ये जानने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि कहीं पे डीएल लिखा है, कहीं पे डी एरिया लिखा है, कहीं पे डी क्यू लिखा है, डीटी लिखा है, मतलब कुछ लिखा है जो बहुत सारी चीजें, उनका मतलब क्या है, ये बहुत जरूरी है जानना। तो घबराना नहीं चाहिए कहीं पे भी इस तरह के कुछ भी एक्सप्रेशन आए, जरूरत इसका है कि उसको समझा जाए कि उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या एप्लीकेशन है, वो क्यों जरूरत पड़ती है, कहाँ से आई है, उसका ओरिजिन क्या है। तो जो और अदर स्ट्रीम के बच्चे थोड़ा कम समझ पाते हैं, लेकिन जो मैथ्स पढ़ते हैं, मतलब जो बायो लेके पढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, ये सब। लेकिन जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको पता होता है कि ये ओरिजिन क्या है, चाहे इस डीएल का क्या मतलब है। एनीवे, एक ये पॉइंट है। अब जरा ये चीजें हो गई, अब जरा देखते हैं कि फोर्स निकालना क्या है, जो पूछा। अब अगला पॉइंट क्या होता है ऐसे केस में, हम लोग ये देखना होता है कि पूछा क्या गया है, उसके लिए क्या करना होगा। अब हमको समझ में आ रहा है कि ये दोनों कैंसिल आपस में, ये दोनों कैंसिल, सब कैंसिल, बस लग रहा है कि ये वाले कैंसिल नहीं होंगे। देखिए, मतलब इधर एक डीएल लेंथ होगा, जो ये डीएल लेंथ होगा, तो इस डीएल लेंथ का इधर आमने सामने ये पूरा, ये जो डीएल लेंथ का इधर तो फील्ड होगा, लेकिन इस डीएल लेंथ का इधर जो फील्ड होगा वो नहीं होगा क्योंकि हट गया है। यही रहता है तो कैंसिल हो जाता है, तो बाकी सब कैंसिल करेंगे, बाकी सब कैंसिल करेंगे, बाकी सब कैंसिल करेंगे, बाकी सब कैंसिल करेंगे, सारा कैंसिल करेंगे, लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है। दूसरा, आखिर ये डीएल क्यों दिया गया था, एक और पॉइंट है। ये डीएल छोटा नहीं होता, बड़ा होता तो क्या होता, छोटा है तो क्या है, तो ये भी सब समझने की जरूरत है अप्रोक्सीमेशन के लेवल पे। कहीं और पे छोटा सा डीए एरिया दिया हो किसी सरफेस में, पूरे फिजिक्स में इस तरह की बात बहुत सारी जगह होती है, स्फीयर में थोड़ा सा होल बना दिया हो एरिया, फ्लूइड मैकेनिक्स में होता है, बहुत सारी जगह होगा, मैग्नेटिज्म में होगा। तो यहाँ पे तो उसको समझने की जरूरत है। कहीं पे भी जब चीजें बहुत छोटी होती हैं, कहीं पे भी चीजें जब बहुत छोटी होती हैं, वो चाहे किसी भी तरह की हो, तो कंपैरेटिवली जो अदर डायमेंशंस हैं उस क्वेश्चन में, चाहे उस अरेंजमेंट में, चाहे कहीं पे भी रियल लाइफ में, उसके कंपैरिजन में, उनके कंपैरिजन में वो जो छोटा सा पार्ट होता है, जो वेरी वेरी कह दिया जाता है स्मॉल, जो इनफाइनिटेसिमली स्मॉल कह दिया जाता है, जो डिफरेंशियल कह दिया जाता है ना, तो उसको हम लोग पॉइंट मानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा पॉइंट साइंस के लिए। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज यदि मान सकते हैं, इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, तो डायरेक्ट कूलॉम्स लॉ लगाएंगे और आंसर आएगा। इसका मतलब इसके द्वारा जो ये डीएल लेंथ का यहां पे भी है, तो यहां पे चार्ज है dq, और इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, वही आंसर है। सो आंसर देखिए, तब आंसर है के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय दूरी तो r है, सो r स्क्वायर। कुछ और भी चीजें सीखते हैं, ध्यान दिए होंगे, डीएल तो क्वेश्चन में था, लेकिन dq में अपने से माना हो इस पे चार्ज इतना सा, बाकी तो माने भी कैंसिल। दूसरा पॉइंट, यहां पे आप dq को सब्स्टिट्यूट करते हैं, dq होता है लेमडा dl होता है, लेमडा। अब फिर लेमडा एक तो नया माना, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ माना जाता है। अब बात हुई चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है,
सबके लिए ध्यान से, सबके लिए मतलब सारे चैप्टर के लिए, अरेंजमेंट के लिए दिमाग में बैठाओ, दुनिया में केवल डायमेंशन वाइज 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन आपको कॉन्टिन्यूअस देखने को मिलेंगे, 3 तरह के, क्योंकि हमारी दुनिया जो बनी हुई है ना उसमें सही में डायमेंशन 3 ही होते हैं जो विजिबल है, और अरेंजमेंट के लिए विजिबिलिटी की बात होगी। तो ये समझने की जरूरत है। बहुत होगा सबसे कम तरीके का जो डायमेंशन होगा जिसमें हम लोग अरेंजमेंट करेंगे वो है 1D लाइन, लीनियर लाइन के लॉन्ग अरेंजमेंट। दूसरा होगा सरफेस के लॉन्ग, एरिया में, सरफेस पर। और तीसरा होगा वॉल्यूम में, वॉल्यूम में। मैं जो बात कर रहा हूं ये मैं इसलिए ऐसा बात कर रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि हम लोग यहीं पे पढ़ लें और दूसरी जगह कहीं बात हो मैग्नेटिज्म में, मैकेनिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में, ऑप्टिक्स में, कहीं और बात हो तो हम लोग वहां पे ना सोच पाए। मैं हमेशा इस बात का ख्याल में रखता हूं अपने लेक्चर में कि हम लोग जो चीजों को समझें तो एक जगह समझें तो दूसरी जगह हम अपने से समझें, अपने से अप्लाई करें, अप्रोच करें, तभी ये जो ब्रेन है ना उसको ट्रेनिंग मिलती है नए नए चीजों को अपने से उसको सॉल्व करने के लिए, इमेजिन करने के लिए, रियलाइज करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। आसान तो नहीं होता, उसको प्रैक्टिस से कुछ भी पॉसिबल है। तो आपको मैं क्या बता रहा था कि जब लाइन के अलोंग जब अरेंजमेंट होता है उसे लीनियर मानते हैं और उसको हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब सरफेस के अलोंग अरेंजमेंट पूरा होता है तो हम उसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। फर्क नहीं पड़ता किसको, हो सकता है कहीं पे लीनियर को सिग्मा कर जाए, सिंबल पे कभी नहीं जाना है, सिंबल पे कभी नहीं जाना है। हो सकता है कि लाइन पे अरेंजमेंट, एरिया पे अरेंजमेंट और स्पेस में अरेंजमेंट, पूरा स्पेस में अरेंजमेंट, तीन ही। स्पेस मतलब 3D, एरिया सरफेस मतलब 2D और लाइन मतलब 1D। लाइन मतलब 1D, एक लाइन, ठीक है, ये पॉइंट है। तो सब जगह यही तीन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में जो अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन में 2 तरह के, एक यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म में उनको बताना होगा कि अरेंजमेंट कैसा है। कई बार यूनिफॉर्म में भी बता देते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म में यदि जरूरत पड़े कहीं पे डीएल लेंथ पे चार्ज की और कुछ में डीए एरिया, डिफरेंशियल एरिया पर चार्ज की, या फिर कहीं डिफरेंशियल वॉल्यूम में चार्ज की, तो यूनिफॉर्म में आप पूरे एलिमेंट का टोटल बाई टोटल करके भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत कठिन लैम्डा देकर बनाया जा सकता था, लेकिन अभी नहीं। जिस तरह का क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार लैम्डा देखिए, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। हमेशा जब चीजें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं तो टोटल बाई टोटल होता है। टोटल ये क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यदि मैं कहूं कि आपके लिए अलग से लिख दूं कि कितने तरह के आपके पूरे कोर्स में अरेंजमेंट होंगे, तो वही मैं आपको लिख देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। एक होता है लेम्डा, एक होता है सिग्मा और एक होता है रो। ये क्या होता है, ये होता है लीनियर, ये होता है सरफेस, ये तो है वॉल्यूम। स्पेस वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लीनियर लाइन, 1 डायमेंशन। अब आगे लीनियर चार्ज लगा दें, कहिए तो यहाँ पे डेंसिटी लिख देते हैं, यहाँ पे डेंसिटी लिख लीजिए, सब जगह डेंसिटी लिख लीजिए फटाफट, है ना।
तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। मास मैकेनिक्स में मास मास बहुत सारा फर्क नहीं पड़ता। समझने की जरूरत यह है कि ये कहीं बॉक्स में लिख लीजिए, तीन ही तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और इन तीनों के अंदर में भी बात करें तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यदि यूनिफॉर्म है तो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया और टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम यूनिफॉर्म के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि ऐसा है तो आंसर आएगा। देखिए कैसे, ये समझना है। ये हो गया k, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी क्यू, q बाई 2 पाई r इंटू q नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, सॉरी dl ना, लेमडा dl, और फोर्स है, आंसर है k q नॉट dl बाई r क्यूब। कई लोग सोच रहे कि सर हम लोग तो यहाँ पे आर स्क्वायर पढ़े, आर क्यूब कैसे हो गया? यहाँ पे देख लो 100 डीएल है, 100 मीटर यहाँ भी है, कैंसिल डायमेंशन। देखिए पॉइंट जो आपको समझना था, तो मैं आपको बता रहा था कि इसी तरह से स्फीयर में कहीं पे जहाँ पे एरिया हो वहां पे डी एरिया निकाल दिया जाएगा, कहीं पे कुछ और निकाल दिया जाएगा, कहीं पे कुछ और निकाल दिया जाएगा, और आपको वहां पे अपने से सोचना होगा कि यहाँ पे कैसे करें। अच्छा ये बड़ा होता तब हमें इंटीग्रेट करके यहाँ पे फोर्स निकालना पड़ता है, क्योंकि कूलॉम्स लॉ डायरेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादा चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज आप नहीं मान सकते। चीजें लंबा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो तो पॉइंट चार्ज आप नहीं मान सकते। तो ये पॉइंट है जो आपको समझने की जरूरत थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Two positive charged particles of equal magnitude q of equal mass m, two positive charged particles of equal magnitude q, each of mass m, are hanging with same length of non-conducting string, same length L of non-conducting strings from same point of suspension. Two positive charged particles, each of magnitude q, and each of mass m, are hanging from same length L of non-conducting strings from same point of suspension.
then find angle between the strings, then find angle between the strings। देखते हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी दे दी गई हो, पूछी गई हो जो थोड़ा मुश्किल होगा। देखते हैं कि इसमें क्या कुछ और बदलने की जरूरत है क्वेश्चन में। बस बात हो रही है कि इसके डिस्कशन की, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। बाकी इसके पार्ट्स में लिखवा नहीं रहा हूं, बस हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या संभावना है। केस बना के, केसेस अलग अलग बना के हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि जो अक्सर बात करता हूं, हमें पहले फोटो बनाना होगा। लेंथ L, हमें सबसे पहले फोटो बनाना होगा लेंथ L का, और कहा जा रहा है कि आप इन दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल बताइए। हमें नहीं मालूम कि थीटा निकलेगा कि नहीं, लेकिन कैलकुलेटर और ये सब चीजें यूज करके तो निकाली जा सकती हैं। नहीं, अजीब सी इक्वेशंस आ गए, लेकिन हम ये अभी फिलहाल इस पे डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं। बाकी तो जब ये चीज नहीं निकलेगा तो वो दे के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लिए जाते हैं और फिर देखे जाते हैं क्या चीज इसमें पूछा जा सकता है जिससे आसानी से निकले, है ना। तो वो वाला पूछ लिया जाता है, जो कठिन होता है उसे दे दिया जाता है। एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है। अच्छा, इस पे चार्ज Q है और मास M है, और इस पे भी चार्ज Q है और मास M है। अब समझने वाली बात यह है कि ये दूर दूर इसलिए हैं, ये दूर दूर इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन है। यदि इनके बीच में रिपल्सन नहीं होता ना, Q और Q पे एक दूसरे पे रिपल्सन है, कोलम्बियन रिपल्सन है, कोलम्बियन फोर्स लग रहा है, इसलिए दूर दूर है। नहीं तो mg इनको तो पास में लेके आ ही रहा था, है ना। स्टडी करते हैं। मैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूं क्योंकि यहीं पे भी देखा जा सकता है। सो फ्री यहीं पे स्टडी करते हैं। इसका क्या स्टडी करते हैं, नीचे mg, ये वाला फोर्स इस पे रिपल्सन लगाएगा इधर की तरफ F, और जो रस्सी है इधर की तरफ T, और ये रेस्ट में है। मेंशन नहीं है तो भी रेस्ट में मानना है। यदि मेंशन रहता तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मेंशन है तो कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है कि क्या माने, रेस्ट में माने कि नहीं माने। तो बहुत सारे असम्पशन हम लोग अपने से मानने होते हैं। ये भी एक चीज सीखने वाली बात है, क्योंकि कई लोगों को नहीं लगता है कि पता ही नहीं चलता है कि ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है। तीन फोर्सेस है। यदि थोड़ा सा ऐसी ही बात कर लें तो तीनों का नेट 0 है। यदि लामीज थ्योरम लगाए तो वाला जो आमने सामने वाला एंगल F बाई साइन एंगल दिस बाई साइन एंगल दिस बाई साइन एंगल दिस, जो लामीज थ्योरम होता है, सामने वाला बाई साइन करके होता है। एक तो ये है, ये भी सोच सकते हैं। दूसरा एक और पॉइंट बताया था, इन दो फोर्स का रिजल्टेंट मस्ट है कि इसके लॉन्ग आएगा। इसको भूल जाओ और इसकी जगह रिजल्टेंट सोचो, और रिजल्टेंट उल्टा होगा तभी ना नेट 0 होगा। मस्ट है इन दोनों का रिजल्टेंट। यदि कहा जाए कि रस्सी में टेंशन और कोलम्बियन फोर्स का नेट कितना और किधर होगा, रस्सी में टेंशन वाला फोर्स जो इस पे लग रहा है और F का कूलॉम फोर्स एक चार्ज पर, दोनों का नेट किधर होगा मैं आपको बताता हूं। नेट इन दोनों का ऊपर होगा और वैल्यू mg होगा। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि हमें नेट 0 करना है, तो ये समझने की जरूरत है। एक और चीज, यदि मैं कहूं कि ये टेंशन है, टेंशन और mg ग्रेविटी वाला फोर्स और रस्सी वाला फोर्स का नेट कितना और किधर होगा, तो इन दोनों का नेट
इधर इतना ही होगा तभी ना जीरो होगा। इसका मतलब टेंशन का और एमजी का जो नेट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और इसका उल्टा होगा और इसी के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। मैं क्यों डिस्कशन कर रहा हूं इतना डिटेल में ये सब, क्योंकि जब ये वाली बात होगी तो कई लोगों को ये नहीं आता है। वो लोग वो केवल पढ़ते रहते हैं जो किताबों में दिया रहता है और यही चीजें बदल दी जाती हैं एग्जाम में और लोग नहीं समझ पाते कि अब क्या करना है। वो रट्टे टाइप का पढ़ते हैं, हाँ मैं पढ़ा था ऐसे करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और लिखना है। बेसिक जरूरी है। ये मैं अभी क्या बात किया था, नेट फॉर जीरो, इक्विलिब्रियम की बात किया था। और ये इक्विलिब्रियम की बात नेट फॉर जीरो यहाँ केवल थोड़ी है, पूरे पूरे फिजिक्स में भरा हुआ है नेट फॉर जीरो की बात और नेट फॉर जीरो न होने की बात। मैं तो कहता हूं कि दुनिया में दो ही स्थिति हो सकती है, नेट फॉर जीरो हो सकता है या नेट फॉर जीरो नहीं हो सकता है। क्या ये अपने आप में बड़ा पॉइंट नहीं है फिजिक्स के लिए, साइंस के लिए? ये समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। अगला स्टेप याद दिलाओ आपको, जब हम फोर्सेस दिखा लेते हैं किसी को सिस्टम मान के, वो हम स्टडी नहीं कर रहे, केवल ये फोर्स भले ही लगा रहा है पर लगा रहा है इस पे तो इसी पे, यही बात करनी है। अच्छा उस पे भी उसी तरह की बात होगी, हमें देखना ही नहीं है, हमें ये देखना है। तो पहले सिस्टम डिसाइड करना है, डिसाइड कर लिया मैं, उसको उस पर नहीं बनाना है, इसे हमें इसी का स्टडी करना चाहता हूं। एक पॉइंट है फोर्स दिखा लिए, चलिए दिखा लिए, कहीं और भी करिएगा ऐसे ही। अगला पॉइंट होता है जब कई फोर्सेस हो तो हम लोग दो एक्स वाई एक्सिस, दो ठो एक्सिस अपने से मानते हैं। क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, हम अपने से मानते हैं और सहूलियत के अनुसार अच्छा वाला मानते हैं। अच्छा वाला वो एक्सिस होता है एक्स वाई जो कम से कम फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़े, कम से कम फोर्सेस को तोड़ना पड़े। क्या ऐसे एक्स मानते और ऐसे वाई मानते 90 डिग्री पे तो इन दोनों को तोड़ना पड़ता, और ऐसे एक्स मानते और ऐसे वाई मानते तो इसको नहीं तोड़ना पड़ेगा, इसको नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा। मैं उतना डिटेल में कर रहा था कि कहीं और पे आपको ये पता चले कि कौन सा एक्स वाई एक्सिस अच्छा होता है। इतनी सारी चीजें कोई बताता नहीं है, आपको ध्यान रखना। एनीवे मेरे लिए ये है एक्स और ये है वाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं अपने से माना हूं, इसका मतलब बहुत सारी चीजें दूसरी जगह कोई कुछ और मानना होगा, करेंट आई, टाइम टी, कुछ और मानना होगा तो आप अपने से मान सकते हैं। बस अंतर इतना होता है कि आपके रिजल्ट में, आपके आंसर में, आपके फाइनल एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए। यदि आया है तो सब्स्टिट्यूट करना होगा कहीं से कुछ करके। एनीवे आगे पॉइंट देखिए ध्यान से, सिमेट्रिकली यदि ये थीटा है, अपने से माने है जो निकालना है, तो ये थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 है। और यदि ये थीटा बाई 2 है तो ये देखिए ये भी थीटा बाई 2 है। अब मैं इसको, अच्छा हाँ, जब तक नहीं निकालोगे ब्रेक नहीं कर सकते, इसको ब्रेक करता हूं। इधर की तरफ आएगा t cos थीटा बाई 2 और इधर आएगा t sin थीटा बाई 2। ये समझने की जरूरत है। अच्छा एक और पॉइंट जो समझने वाली बात है वो ये है, यदि मैं इसको दूरी को मैं r मान लूं, दूरी यहां से लेकर यहां तक, इस दूरी को मैं r मान लूं, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये है, यदि ये l है और ये थीटा बाई 2 है तो ये जो लंबाई है, ध्यान से एंगल देखो, ये एंगल देखो, l cos, एंगल के साथ cos होता है लेंथ, l cos थीटा बाई 2 ये लंबाई होगा और इस ट्राइंगल में l sin थीटा बाई 2 ये लंबाई होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल में, इसका मतलब r की वैल्यू हमारे पास मिल गई। यदि ये है l sin थीटा बाई 2 ये है और l cos थीटा बाई 2 ये है, तो हमें ये चाहिए था l sin थीटा बाई 2 का 2 गुना, तो दूरी है
2l sin थीटा बाई 2। अच्छा, इक्विलिब्रियम, जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो y अलग से 0 होता है, x अलग से 0 होता है, z अलग से 0 होता है, और किसी के अलोंग नेट हमेशा 0 होता है। यदि मैं कहूं कि इसके अलोंग नेट फोर्स 0 है कि नहीं, 0 है। इसके अलोंग 0 है कि नहीं, 0 है। क्या इसके अलोंग 0 है कि नहीं, 0 है। क्या इसके अलोंग 0 है कि नहीं, 0 है। क्या इसके अलोंग 0 है कि नहीं, 0 है। जब कोई बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है तो एक्सिस कोई भी मान लो, नेट फोर्स के अलोंग कंपोनेंट के रिजल्टेंट भी 0 ही होते हैं। ये भी अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट है। यदि मैं लाइन खींच के पूछ लेता कि इसके अलोंग नेट फोर्स 0 है कि नहीं, तो क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है तो किसी भी लाइन के अलोंग नेट फोर्स 0 ही होगा। इसका मतलब x के अलोंग भी 0 है और y के अलोंग अलग अलग 0 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलग अलग 0 है। तो अच्छा, जब x का देखते हैं तो हम y का नहीं देखते, और जब y का देखते हैं तो x का नहीं देखते, तो केवल x along x एक्सिस, जितना फोर्स इधर है उतना फोर्स उधर है। इसका मतलब t sin थीटा बाई 2 बराबर f है। t sin थीटा बाई 2 बराबर f है, और जितना इधर है उतना इधर है। इसका मतलब t cos थीटा बाई 2 बराबर mg है। डिवाइड इट, इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि वैल्यूज कितनी आ रही है। डिवाइड करोगे तो आपको दिखेगा tan थीटा बाई 2, डिवाइड करोगे तो दिखेगा tan थीटा बाई 2 बराबर f बाई mg। अब बताओ f क्या है, याद है आप लोगों को? f है इसके द्वारा इस पे फोर्स है, कोलंबियन फोर्स है। इसका मतलब tan थीटा बाई 2 बराबर जो f की वैल्यू है वो k q बाई, दूरी देखो तो जरा वहां पे दूरी कितनी है, वहां पर r 2l sin थीटा बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg। इसका मतलब वैल्यू आ गया tan थीटा बाई 2 बराबर k q स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर mg साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 बराबर k q स्क्वायर 4l स्क्वायर mg साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये समझने की जरूरत है। और यही है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग थीटा निकाल पाएंगे। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे भी इसको इधर ले जाना होगा। tan इनवर्स केवल नहीं कर सकते क्योंकि अभी थीटा यहाँ बाकी है। इसका मतलब साफ है कि हम लोग थीटा नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग थीटा नहीं निकाल पाएंगे। ये अब प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में दिया था उसमें क्वेश्चन को बदलाव करना पड़ेगा। दे तो दिया था लेकिन क्वेश्चन बदलना पड़ेगा। क्या बदलना होगा, इससे भी चलो पता चल रहा है कि भाई क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया जाता है, वो सब्स्टिट्यूट होकर चीजें नहीं आ पाती। तो क्या बदलना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं क्या बदलना पड़ेगा। हमें देना होगा कि दोनों स्ट्रिंग के बीच का थीटा हम दे रहे हैं, क्वेश्चन में थीटा दिया है, और बाकी कहा जाएगा उस पर चार्ज बता दीजिए, मास बता दीजिए, रस्सी का लेंथ बता दीजिए, ग्रेविटी की वैल्यू बता दीजिए किस प्लेनेट पे हो रहा है। लेकिन थीटा मुश्किल हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये भी हो सकता है कि शायद ये दूरी उरी दे दिया गया होता तो और दिक्कत हो जाए, दूरी देंगे तो थीटा ऐसे ही आ जाएगा लेन देन पे।
हाँ, तो यदि मैं कहूं कि नहीं कितने दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का और साइन का चार्ज है, सेम साइन का, थीटा हम रस्सी के बीच में दे रहे हैं कि दोनों रस्सी के बीच में थीटा एंगल है, आप बताइए चार्ज कितना है। मैं बताता हूं चार्ज कितना है। इस पूरे को इधर लेके जाइए क्योंकि थीटा दिया हुआ है, इस पूरे को इधर लेके जाइए, के डिवाइड करिए और अंडर रूट ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई कहता नहीं नहीं आप हमको मास बताइए, ये कितना मास है, ये कितना मास, इक्वल मास है पर है कितना वैल्यू। मैं बताता हूं, एम को इधर लेके जाइए और इसको इधर लेके आइए और आंसर है। कहते नहीं नहीं आप एल बताइए, बाकी सब हम दे रहे हैं, एल बताइए। ठीक है, एल इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए और एल स्क्वायर है तो पूरा का पूरा अंडर रूट कर दीजिए। और ऑप्शन में इतना भारी भरकम अंडर रूट में लिखा रहेगा कि ऑप्शन देखते ही कई लोगों को लगेगा अरे बाप रे बाप ये तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, वैल्यूज क्या क्या दी जा सकती हैं, एक ये पॉइंट है। तो चलिए आज तो हम लोग इसके बारे में बात किए और अगले क्लास में हम आपको, आज बहुत सारी बात किए, क्वेश्चन इस पे मत जाइए कि मैं एक क्वेश्चन करवाया, मैं तो आपको बहुत सारी चीजें बताया। अब अगले क्लास में इसका डिटेल, इसके हम लोग और डिटेल में जाएंगे और पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे, इस पे नई नई बातें करेंगे, देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं और आप सोच के आइएगा, इमेजिन करके आइएगा कि यदि पूरे अरेंजमेंट को लिफ्ट में हो, ये कहां पे हो, लिफ्ट में हो, ऐसे एंगल हो, लिफ्ट को ऊपर एक्सेलरेट करेंगे तो इनके एंगल के बारे में क्या चेंज आएगा, जो एंगल में क्या ख्याल है आप लोगों का, एंगल बदलेगा कि वही रहेगा। नीचे एक्सेलरेट हो तो क्या होगा, फ्री फॉल हो तो क्या होगा, यदि ये पूरा अरेंजमेंट यदि सैटेलाइट में होगा तो क्या होगा, मून पे ये करेंगे तो चीजें क्या होंगी, इसको किसी लिक्विड में इमर्स कर देंगे तो क्या होगा, कितनी पॉसिबिलिटी है। चार्ज को बदल देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, मास को बदल देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, लेंथ को चेंज कर देंगे तो क्या होगा। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जो मैं बात किया हूं और कितनी पॉसिबिलिटीज है जो मैं बात किया हूं, उस पे आप लोग खूब चर्चा करिए, कई लोग जो दोस्त लोग हैं, और खूब सोचिए, इसमें डूबे रहिए, पॉसिबिलिटी सोचते रहिए क्या क्या संभावनाएं हैं। यही मेन है, यही पढ़ाई है, यही क्रिएटिविटी है। अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के बाद विजुलाइज करिए, सोचिए कि क्या क्या संभावनाएं हैं। अगली क्लास में मिलता हूं इन्हीं सब डिस्कशन के साथ में। थैंक यू सो मच।